वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर आज हुआ है एमसीक्यू उसके डिस्कस कर रहे हैं पास्ट एग्जाम ऑटम 2021 के। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग फॉर सेल्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 4 अगस्त 2021 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹125,000 विद क्रेडिट टर्म्स ऑफ 3, 10 एंड 20। 3, 10 एंड 20 का मतलब ये है कि अगर 10 डेज में पेमेंट हो गई तो 3% डिस्काउंट मिलेगा सेटलमेंट पे। और अदरवाइज पूरे के पूरे पैसे जो है 20 डेज के अंदर देने होंगे, यानी नेट अमाउंट 20 डेज में पे करनी होगी। ऑन 8 अगस्त 2021 गुड्स ऑफ ₹25,000 वर रिटर्न बाय द बायर। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ द बायर पेज ऑन 12 अगस्त 2021। तो अगर हम देखें तो जो पेमेंट है वो 4 अगस्त के बाद 12 अगस्त को हो रही है, तो पेमेंट विद इन 10 डेज हो रही है, तो जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले सेल्स की फिगर लेनी चाहिए जो क्रेडिट पर हुई है 125,000। उसके बाद उसमें से जो गुड्स रिटर्न हो गई तो वो अमाउंट तो बायर की तरफ से हमें रिसीव नहीं होगी। तो 25,000 की रिटर्न्स निकाल कर जो अमाउंट बचेगी वो होगी 100,000। इस पर हमें 3% डिस्काउंट मिलना है, देना है, क्योंकि बायर जो है वो 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है। तो 3% डिस्काउंट 100,000 का बनेगा 3,000। और जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिसीव होगी वो नेट अमाउंट है 97,000 की। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स से मुतालिक है। इसमें कि ऑन 30 जून 2020 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स showed ₹16,000 during the year ended 30th June 2021. Receivable of ₹21,000 were written off. If allowance for doubtful receivable at 30th June 2021 is 18,000, then what would be the total effect of bad and doubtful receivable on profit for the year? तो यहाँ पर हम प्रॉफिट जो है वो 2021 वाला देख रहे हैं। तो 16,000 की जो फिगर है ये ओपनिंग बैलेंस है, और 18,000 की फिगर जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो सबसे पहले तो हम वो रिसीवेबल्स ले लेते हैं जो राइट ऑफ हुए हैं, यानी जिनका बैड डेट रिकॉर्ड। 21,000 का ये एक्सपेंस बनेगा जो आपने बैड डेट एक्सपेंस डायरेक्ट राइट ऑफ किए हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अलाउंस है उसमें इंक्रीज है 16,000 से 18,000 हो गया। तो 2,000 का इंक्रीज, अलाउंस में इंक्रीज का मतलब भी एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंस हमारा 23,000 बन जाएगा, और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली वो इम्पैक्ट पूछ रहा है जो प्रॉफिट पर होगा। प्रॉफिट 23,000 से डिक्रीज हो जाए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है कि अ लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ इट इज पेड। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, विद इन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर, विद इन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज शॉर्टर, आउट ऑफ करंट एसेट्स, आउट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब पेमेंट जो है वो आप कहाँ से करते हैं, नॉन करंट एसेट्स के थ्रू पे कर देते हैं, या करंट एसेट्स में से कैश या स्टॉक के थ्रू पे कर देते हैं, या उसके बदले में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम दे देते हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। IS-1 का पैराग्राफ 69 है, और उसमें बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी शामिल है और 12 मंथ्स का टाइम भी शामिल। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर शॉर्टर या लॉन्गर के बारे में कुछ मेंशन नहीं। बट कॉमन सेंस ये है कि विच एवर इज लॉन्गर ही ठीक होगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम कहें कि विच एवर इज शॉर्टर, तो एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 दिन का है या 1 महीने का, इसका मतलब है वो 1 महीने के बाद वाली लाइबिलिटी जो पे सेटल होनी है 1 महीने के बाद, उसको फिर करंट लाइबिलिटी के तौर पे क्लासीफाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि विच एवर इज शॉर्टर का मतलब तो ये होता है। तो बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 मंथ से ज़्यादा का भी हो तो तब भी हम उसकी बेस पर एक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। So based on this, option A would be correct. Question number 4 है Karachi traders performed stock count on 10 January 2021 for the year ended 31st December 2020। यानी जो स्टॉक काउंट है वो जिस डेट को होना चाहिए था उससे 10 डेज के बाद हो रहा है। तो स्टॉक काउंट रिवील्ड इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ ₹480,000 ड्यूरिंग 1st January to 10 January। KT सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ ₹81,000
for 81,000 at a cost plus markup of 35% and purchased inventory of 38,000. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2020 को क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम जो स्टॉक वैल्यूएशन हुई है उसकी फिगर ले लेंगे 480,000, ये 10 जनवरी को है। अब इसमें हमें वर्किंग बैकवर्ड करनी है। टिपिकली जब परचेजेस होती हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ जाती है, लेकिन हम क्योंकि वर्किंग बैकवर्ड कर रहे हैं तो हम परचेजेस को लेस कर देंगे। उसके बाद सेल होने से जाहिर बात है इन्वेंट्री हमारे पास से चली जाती है तो कम हो जाती है। तो सेल से रिलेटेड जो इन्वेंट्री है, लेकिन ये याद रखना है कि आपने सेल प्राइस नहीं लेनी, आपने इसको जो है इसकी कॉस्ट डिटरमिन करनी है। 35% का मार्कअप है, तो सेल प्राइस इसका मतलब है 100 प्लस 35, 135 पर है। तो सेल्स की कॉस्ट वैल्यू अगर निकालते हैं 81,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 135, 135 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आई, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100% वैल्यू आ गई, यानी कॉस्ट की वैल्यू आ गई। तो 60,000 को अब हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि हम वर्किंग बैकवर्ड कर रहे हैं। ये 480,000 में से 38,000 माइनस करें, 60,000 ऐड करें तो 502,000 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखते हैं जी अब। तो क्वेश्चन 5 ये है कि ऑन 1 मई 2019 an entity hired a firm at an annual fee of rupees 150,000 for maintaining accounting records. On 1 May 2020 the contract was renewed for further 1 year at a revised annual fee of rupees 210,000. The fee is paid quarterly in arrears. तो इस क्वेश्चन में एक्रूवल आएगा, प्रीपेमेंट नहीं आएगी। अच्छा, एरियर्स में कब पेमेंट होती है? 31 जुलाई को, 31 अक्टूबर को, 31 जनवरी को और 30 अप्रैल ईच ईयर को। व्हाट फिगर शुड अपीयर फॉर फी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020? अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल की वर्किंग की जा सकती हैं, लेकिन हम एक बना लेते हैं जो हमारी समझ में आ रहा है कि समझाने में आसान है। एक तो अगर आप देखें कि 30 अप्रैल 2020 तक आपका जो एनुअल फ़ी थी वो 150,000 थी, उसे पर मंथ निकाल लेते हैं तो 12,500 आ जाती है 12 से डिवाइड करके। इसके बाद फ़ी जो है वो 210 हो गई है, तो 210 की बेस पर मंथ निकालते हैं तो वो 17,500 बनता है। अब एक्सपेंस तो 2020 में पूरे 12 महीने हमने सर्विस ली है, तो पूरे 12 महीने का हमें एक्सपेंस बनाना है, लेकिन पहले 4 महीने अप्रैल तक जो रेट है वो 12,500 है। उसके बाद मई से लेकर दिसंबर तक जो 8 महीने हैं उनमें हमारा रेट जो है वो 17,500 है। तो एक्सपेंस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12,500 4 मंथ्स और 17,500 फॉर 8 मंथ्स, तो ये टोटल हमारे पास 190,000 बनेगा। इसका मतलब है कि या तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो सकता है या सी ठीक हो सकता है, और क्योंकि एरियर्स है तो प्री पेमेंट तो नहीं हो सकती, तो ए भी ठीक नहीं है। कंफर्म यहां पर हो गया कि सी ठीक है, लेकिन जस्ट टू कैलकुलेट एक लॉजिक ये है कि आपकी लास्ट पेमेंट हुई होगी दिसंबर में, क्योंकि आप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो लास्ट पेमेंट हुई है अक्टूबर में, जनवरी वाली पेमेंट तो भी हुई नहीं। तो अक्टूबर में लास्ट पेमेंट हुई है, नवंबर और दिसंबर दो ऐसे महीने हैं जिसकी अमाउंट अभी भी ड्यू है, तो उसको हम जो है एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे। 17,500 2 मंथ्स के हिसाब से बनता है 35,000, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रूडेंस इज करेक्ट? इसमें से जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो जो स्टेटमेंट सी है दैट इज करेक्ट कि एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड वाइल लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडर स्टेटेड। अच्छा, अब ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही डिफाइन हुआ है, लेकिन क्योंकि बाकी भी सिमिलर वर्डिंग्स हैं तो उसमें हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्यों बेसिकली गलत हैं। तो एक है एसेट एंड इनकम मस्ट बी अंडर स्टेटेड। इसमें जो मस्ट बी का वर्ड है ये गलत है, मतलब इनको हमने एसेट एंड इनकम को ओवरस्टेट नहीं होने देना। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको अंडरस्टेट करना है, जानबूझ के किसी चीज़ को अंडरस्टेट करना, ओवरस्टेट करना जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो बी है कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, तो इसमें लोएस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट पॉसिबल वाला जो वर्ड है ये इसको गलत कर रहा है, क्योंकि हम लोएस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज यूज़ नहीं करते, हम रिलायबल मैयर को यूज़ करते हैं। और रिलायबल मैयर के अंदर हमने बस ये ख्याल रखना होता है कि हम ओवर स्टेट ना कर रहे हूँ एसेट्स को या अंडर स्टेट ना कर रहे हूँ लाइबिलिटीज़ को, तो ये लोएस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट पॉसिबल वाला पॉइंट जो है इसमें गलत होगा। अच्छा, डी पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट्स ऑफ इनकम एंड ओवर स्टेटिंग ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर डिजायरेबल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डिजायरेबल का वर्ड जो है इसमें बेसिकली गलत है, डिजायरेबल नहीं है। इनको जो है आपने अंडरस्टेट या ओवरस्टेट नहीं करना होता रिस्पेक्टिवली, एसेट एंड इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना होता,
लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस को अंडरस्टेट नहीं करना होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको लाजमी तौर पर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएं, जैसे ऑप्शन ए के अंदर मेंशन है, तो सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर है और करेक्ट है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें जो है 30 जून 2021 को कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है 167,000 और बैंक स्टेटमेंट ने क्रेडिट बैलेंस शो किया 120,000 का। विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन रिकंसाइल द बैलेंस, यानी दो ऐसे ऑप्शन होंगे जो करेक्ट होंगे इसमें से। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि हमें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया हुआ है और वो भी क्रेडिट बैलेंस है 125,000 का, तो चारों ऑप्शंस को अगर हम जस्ट फॉर डिस्कशन कवर कर लें, तो जो कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है वो 167,000 है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव में लिया। तो डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसमें हमें अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं, बैंक चार्जेस दिए हुए हैं और अनक्लियर्ड चेक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बैंक चार्जेस को कवर करें तो ऑप्शन ए बी एंड सी के अंदर बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस मजीद कम हो जाएगा। डी में बैंक चार्जेस नहीं है, तो हमारे पास जो कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा वो 179,000 आ जाएगा फर्स्ट थ्री ऑप्शन में, और लास्ट ऑप्शन में 167,000 ही रहेगा। अच्छा, अब अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमने पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड किया होता है कैश बुक में, लेकिन क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उसको नहीं मान रही होती, तो अगर इसको रिवर्स कर दें, यानी हम ये समझें कि ये चेक्स हमने नहीं बनाए हुए, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स का इम्पैक्ट ये होगा कि इसको हम ऐड करेंगे 304,000 to 80,000 एंड थर्ड में नहीं है, फोर्थ में 432,000। उसके बाद अनक्लियर्ड चेक जो हैं वो सिर्फ हमें दो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, 304,000 और 140,000। इस बेस पर अगर हम बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का कैलकुलेट करते हैं तो ऑप्शन ए और डी में 125,000 का आंसर आ रहा है, जो कि क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का जब पॉजिटिव जवाब आता है तो वो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं वो अमाउंट वाइज भी गलत हैं, और उसमें से खास तौर पर जो सी ऑप्शन है वो तो हमें बैलेंस भी डेबिट दे रहा है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। So that's all for today. Have a good day.